हेलो दोस्तों, मोहम्मद बिन कासिम सिंध क्यों और कब आए। आज हम बात करेंगे मोहम्मद बिन कासिम की, लेकिन उससे पहले हम समंदर की कहानी को समझते हैं। उस दौर में ना एरोप्लेन थे, ना जीपीएस, ना गूगल मैप, ना मोटरवेज। समंदर ही दुनिया का हाईवे था। अरब ट्रेडर समंदर के जरिए ही अपना सफर करते थे। इंडिया, श्रीलंका और अरब वर्ल्ड को जोड़ते थे। अरब ट्रेडर का स्टार्टिंग पॉइंट बसरा, इराक था। यहीं से ही वो अपना सफर शुरू करते थे। समंदरी 5 ऐसे इंपोर्टेंट पोर्ट थे जहां पर ये ट्रेड चलता रहता था और शिप्स समंदर के जरिए चलती रहती थी और इनका व्यापार ट्रेड चलता रहता था। बसरा इराक से शिप रवाना होती थी और ये सारे समंदर के रास्ते थे जहां पर शिप जाती थी, ट्रेड करती थी और ट्रेड चलता रहता था। 5 ऐसी इंपोर्टेंट पॉइंट थी जहां से शिप्स आती जाती थी समंदर के रास्ते के जरिए। पहला था बसरा, इराक से स्टार्टिंग पॉइंट थी अरबों की, वहां से निकलती सिंध का पोर्ट था, वहां पर जाती, जिसको देबुल कहा जाता था। सिंध का पोर्ट अरबों के लिए गेटवे था। उसके बाद आता है गुजरात। गुजरात मालाबार कास्ट, ये इंडिया, यहाँ से सिल्क और स्पाइसेस का ट्रेड होता था। उसके बाद आता है ओमान। ओमान मुस्केट पोर्ट था जहाँ पर शिप्स रुकती, उनका खाना पीना और रेस्ट करते। उसके बाद पॉइंट था श्रीलंका। श्रीलंका को उस दौर में सेलून कहा जाता था। अब सवाल ये है, श्रीलंका और उमैया डायनास्टी के रूलर्स के बीच में क्या ताल्लुकात थे जिसकी वजह से श्रीलंका का रूलर उमैया डायनास्टी के कैलिफेट के पास अपनी गिफ्ट्स भेज रहा था। इनके बीच में कोई पॉलिटिकल अलायंस नहीं था, के बीच में कोई रिलीजियस रिलेशंस भी नहीं थे, सिर्फ ट्रेड और डिप्लोमेसी का ताल्लुक था। श्रीलंका एक बुद्धिस्ट किंगडम था, ट्रेडर्स के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात रखता था, फ्रेंडली माहौल क्रिएट करके बैठा था। दूसरी साइड पे उमैया डायनास्टी मुसलमानों का पावरफुल एम्पायर था। उमैया डायनास्टी के रूलर इंडियन ओशियन ट्रेड में इंटरेस्टेड थे। श्रीलंका के रूलर ने उमैया खलीफा वलीद बिन अब्दुल मालिक को गिफ्ट भेजे। रीजन ये था गिफ्ट भेजने का, गुडविल दिखाना, अरब ट्रेडर्स के साथ सेफ्टी का पैगाम। ट्रेड रिलेशन को स्ट्रांग बनाने के लिए ये गिफ्ट जा रही थी। ये गिफ्ट अमन और ट्रस्ट का सिंबल थी। ये गिफ्ट और कुछ मुसाफिरीन श्रीलंका से शिप में रवाना हुए। ये शिप इराक की तरफ जा रहे थे। जब शिप सिंध के कोस्टल एरिया देबुल के करीब पहुंचे तो लोकल प्राट्स ने उन पर हमला कर दिया। प्राट्स मतलब के समुद्री डाकू होते हैं। यहाँ पर शिप्स को लूटा गया और कुछ मुसलमान औरतों और बच्चों को कैद कर दिया गया। तो ये खबर हजाज बिन यूसुफ तक पहुंची। उमैया डायनास्टी का गवर्नर हजाज बिन यूसुफ था इराक में। तो उस वक्त सिंध का कंट्रोल, देबुल का कंट्रोल राजा दाहिर के पास था, जो कि सिंध के किंग थे। तो हजाज बिन ने उसको लेटर लिखा, कहा कि इन कैदियों को रिहा करो। तो राजा दाहिर ने ये कहा, इन प्राट्स पर मेरा कंट्रोल नहीं है। इस जवाब के बाद हजाज बिन यूसुफ ने मिलिट्री एक्सपेडिशंस की तैयारी का फैसला किया और अपने भतीजे मोहम्मद बिन कासिम को बुलाया। उस वक्त मोहम्मद बिन कासिम की उम्र 17 साल थी, वेल ट्रेंड और डिसिप्लिन्ड बच्चा था। तो हजाज बिन यूसुफ ने मोहम्मद बिन कासिम को सिंध भेजा, कहा कि इन कैदियों मुसलमानों को रिहा करवाओ और लॉ और ऑर्डर सिचुएशन को कायम करो और अमन कायम रखना, समझाकर मोहम्मद बिन कासिम को भेजा गया। तो मोहम्मद बिन कासिम 711 में सिंध आए। मोहम्मद बिन कासिम ने बसरा, इराक से अपना सफर शुरू किया, मकरान के रूट को फॉलो किया और देबुल सिंध तक पहुंच गए। उस दौर में देबुल एक स्ट्रॉन्ग फोर्टिफाइड सिटी थी। बड़ी बड़ी दीवारें थी, गेट पर हथियारों के साथ फौज होती थी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, वहां पर एक बहुत बड़ा मंदिर था। मंदिर के ऊपर एक रेड लाल का झंडा लगा हुआ होता था। वहां के लोग, लोकल लोग
یہ مانتے تھے جب تک یہ جھنڈا کھڑا ہے ہماری سٹی سیف ہے اور محفوظ ہے۔ یہاں پر محمد بن قاسم پہنچے اور ڈائریکٹ حملہ نہیں کیا، پہلے ساری سٹی کو گھیر لیا، اس کے بعد اٹیک کیا، منجنیق سے اٹیک کر کے اس جھنڈے کو گرا دیا۔ جب مندر کا جھنڈا گر گیا تو دیبل کے ڈیفینڈرز کا حوصلہ ٹوٹ گیا اور ریزسٹنس کم ہو گئی۔ یہ مومنٹ بیٹل کا ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ اس کے بعد مسلم آرمی نے فائنل اٹیک کیا، سٹی کے گیٹ ٹوٹ گئے اور دیبل فتح ہو گیا۔ دیبل فتح ہونے کے بعد وہاں پر جو لوگ رہتے تھے محمد بن قاسم نے ان کو امن سے رکھا، مندر کے پاس میں ایک مسجد بنوائی، زبردستی کسی سے اسلام قبول نہیں کروایا، لا اور آرڈر کی سچویشن کو بہتر رکھا۔ اس سے وہاں کے لوگ متاثر ہوئے محمد بن قاسم سے اور مسلم رول کو وہاں پر قبول کیا۔